नमस्कार, मैं हूं धर्वेश कठेरिया। मीडिया संवाद कार्यक्रम में आज हमारे बीच जाने माने मीडियाकर्मी, रंगकर्मी, साहित्यकार और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर के पूर्व कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी मौजूद हैं। नमस्कार। नमस्कार। आज हम उनसे भारत में मीडिया, शिक्षा, दशा और दिशा पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। जोशी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि भारत में जो मीडिया शिक्षा है उसे किस रूप में आप देखते हैं? भारत में दरअसल मीडिया शिक्षा अभी वर्तमान समय में एकदम बहुत अधिक फल फूल रही है, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई है। इसलिए ये तो कहना बहुत ही मौजू होगा कि इस वक्त मीडिया शिक्षा का दौर है। और ये इसलिए भी है कि अगर हम इसको दशक में देखें तो अगर पिछला दशक मैनेजमेंट शिक्षा का था, प्रबंधन शिक्षा का था, तो ये जो वर्तमान दशक है ये संचार शिक्षा का है, कम्युनिकेशन एजुकेशन का है। तो इस लिहाज से मीडिया शिक्षा भारत में कई जगह पर, कई विश्वविद्यालयों में, कई संस्थानों में दी जा रही है और विद्यार्थी मीडिया को, संचार को अपना करियर बनाकर इसमें आ रहे हैं। बहुत अधिक विद्यार्थी आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन अभी जो मीडिया शिक्षा की वर्तमान स्थिति है वो कोई बहुत संतोषजनक नहीं है। लोकप्रिय है पर संतोषजनक नहीं है। इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसे देखना, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। मीडिया शिक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा गैप है। कह सकते हैं कि मीडिया जो शिक्षा है वो तकनीक आधारित हो गई है वर्तमान समय में। चूँकि कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय एक सरकारी संस्थान है, सरकार की देखरेख या सरकार के देखरेख का अभाव ये हमेशा कहीं ना कहीं सरकारी संस्थानों पर एक इस तरह का जो है लेवल लगता आया है कि सरकार संस्थानों की सही देखरेख नहीं कर पाती है। और ऐसे समय में अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि जो संस्थान हैं उनमें नई तकनीक नहीं आ पाती है और वो तकनीक जब आती है तब तक वो बाजार में आउटडेटेड हो चुकी होती है। ऐसी स्थिति में ढेर सारे प्राइवेट संस्थान भी आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के संस्थानों की अपनी अपनी महत्ता है और वो रहना चाहिए। सरकार को भी मीडिया शिक्षा देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। सरकार का भी दायित्व है कि मीडिया में अच्छे लोग आएँ, श्रेष्ठ लोग आएँ, उनको अच्छा ज्ञान मिले, तकनीकी ज्ञान मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन प्राइवेट संस्थानों की आप बात कर रहे हैं जहाँ पर मीडिया शिक्षा अत्याधुनिक तकनीक से दी जाती है, ज़रा उनकी फ़ीस का अंदाज़ा कीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक डिप्लोमा कोर्स के अगर कोई प्राइवेट संस्थान 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ले रहा है 10 महीने के डिप्लोमा कोर्स के, तो उसमें किस तरह के बच्चे पढ़ेंगे। यानी इसका अर्थ ये होगा कि मीडिया की शिक्षा सिर्फ एक ऐसे एलीट वर्ग तक सीमित होकर रह जाएगी जो लोग पैसा दे सकते हैं। और अगर जो लोग पैसा दे सकते हैं वही सिर्फ मीडिया शिक्षा लेंगे तो वो मीडिया में जाने के बाद समाज का सही प्रतिबिंब कैसे जनता के सामने रख सकते हैं। तो इसलिए सरकारी संस्थानों की आवश्यकता है जहां पर बहुत कमजोर आर्थिक स्थिति वाले बच्चे भी पढ़ सकें, जो प्रतिभाशाली हैं, जो होनहार हैं, जिनमें मीडिया के में काम करने की ज़्यादा लालसा है और उनकी ज़्यादा आवश्यकता है। हमने एक प्रयोग किया था छत्तीसगढ़ में, भानु प्रतापपुर करके एक ब्लॉक है जो धुर नक्सली क्षेत्र है, बहुत बीहड़ जंगल में। वहाँ पर हमने मीडिया शिक्षा शुरू की, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एजुकेशन, और वहाँ पर 25 बच्चों के बैच में 14 लड़कियों ने एडमिशन लिया। 25 में से 20 बच्चे आदिवासी थे और उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हमने महसूस किया कि हमारे पास तक कोई संस्था शिक्षा, मीडिया शिक्षा लेकर आई। तो ये दायित्व तो सरकारों का ही है। तो मुझे तो हमेशा लगता है, और सिर्फ ये मीडिया शिक्षा की बात नहीं है, किसी भी प्रकार की शिक्षा में अगर सरकार कोई संस्थान, कोई विश्वविद्यालय खोल रही है तो उसे नफ़ा नुकसान की स्थिति में नहीं देखा जाना चाहिए। शिक्षा कोई नफ़ा नुकसान का काम नहीं है, शिक्षा एक समाज का दायित्व है। और जो बात आप कह रहे हैं वो भी सही है कि अगर आपने संस्था खोली है तो उसको अत्याधुनिक तकनीक से लैस करना भी हमारा काम है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि जिस विश्वविद्यालय की स्थापना में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहा है, उसको सरकार ने न सिर्फ बनाया बल्कि उसको चलाने के लिए हमें हर संभव सहायता भी प्रदान की।
हमारे वहाँ स्टूडियो था, हमारे वहाँ बहुत अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब थी, हमारे यहाँ बहुत सुंदर लाइब्रेरी जिसको हमने रिसर्च और रेफरेंस लाइब्रेरी बनाई थी। तो ऐसा सरकारों की तरफ से होना चाहिए। भारत के संदर्भ में अगर कुछ संस्थानों को छोड़ दिया जाए, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, इंदौर देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, कुछ संस्थान हैं जहां पर तकनीकी रूप से जो संपन्न हैं। बाकी भारत में अगर आप देखें कि लगभग देश की सारी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में संस्थान तो हैं, तकनीक का अभाव है और शिक्षकों का अभाव है। तो क्या सरकार कोई ऐसी रणनीति तैयार कर रही है जिससे मीडिया शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके? रणनीति के लिए तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मीडिया शिक्षा को देखने का दृष्टिकोण बदलना चाहिए। अभी तक हमने मीडिया शिक्षा को एक बहुत गंभीर व्यावसायिक शिक्षा के तौर पर नहीं देखा है। जिस तरह से आप इंजीनियरिंग या मेडिकल या लॉ की पढ़ाई को देखते हैं, उतने प्रोफेशनल तरीके से आप मीडिया शिक्षा को नहीं देखते हैं। ये दुर्भाग्य है। मीडिया शिक्षा भी उतनी महत्वपूर्ण है और उतनी ही गंभीरता से इसे देखा जाना चाहिए। ये सरकार का भी दायित्व है और दूसरी संस्थाओं का भी दायित्व है। और दूसरी बात जो आप शिक्षकों की कह रहे हैं, तो मुझे हमेशा लगता है कि मीडिया शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें जितना आपके पास शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए, जितना आपके पास सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए, उतना ही आपको व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। तो हमें ऐसा भी कोई जरिया ढूंढना पड़ेगा जिससे आपको व्यावहारिक ज्ञान में एक्सपर्ट शिक्षक प्राप्त हो सके। अभी दुर्भाग्य से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जो शिक्षकों के लिए जो मानदंड बनाए हैं, आप गौर करके देखिए तो उसमें आपके प्रोफेशनल्स के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो प्रोफेशनल्स के लिए अगर जगह नहीं है तो अच्छे टीचर्स जो प्रोफेशनल ज्ञान प्राप्त करके आएंगे वो कब उपलब्ध होने वाले हैं? तो हमें उस विसंगति को भी कहीं ना कहीं देखना यहाँ पर एक विरोधाभास नजर आता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो नियम बनाए हैं एक शिक्षक बनने के लिए, उसमें कहीं भी जो है आप कहें कि एक वरीयता कहें प्रोफेशनल्स को, वो नहीं नज़र आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं, हम उनमें ऐसे बच्चे तैयार करना चाह रहे हैं जो प्रोफेशनल तरीके से जाके बाजार में कॉम्पीट कर सकें, या बाजार में जाने वाले बच्चे, करियर बनाने वाले बच्चे, वो उन क्षेत्रों को उसमें चुनना चाहते हैं जहां वो सफल हो सकें। तो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में एक टकराव पैदा करती हैं कि हम टीचर ऐसा लेना चाह रहे हैं जो जिससे बाजार का ज्ञान ना हो, जो प्रोफेशनल ना हो। उसमें हमें नेट चाहिए, हमें पीएचडी चाहिए, लेकिन हम प्रोडक्ट ऐसा पैदा करना चाह रहे हैं जो बाजार में जाके कॉम्पीट कर सके। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए विरोधाभास की स्थिति है। तो चूंकि आप एक बहुत बड़े पद पर कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं और पत्रकारिता विश्वविद्यालय के, ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं कि क्या सरकार को या मीडिया संस्थानों को इस पर कोई पहल करने की आवश्यकता है? हाँ, नहीं, मेरा तो इसमें चिंतन थोड़ा और अलग तरह का है। मीडिया शिक्षा का जो पूरा मॉडल है उसको थोड़ा देखने की ज़रूरत है, और इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा आदर्श मॉडल है जो है मेडिकल एजुकेशन का। मेडिकल एजुकेशन में विद्यार्थी पढ़ाई भी करता है और उसके साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी लेता है। इसीलिए जो डॉक्टर है वो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, वो डॉक्टर भी हैं जब वो सुबह ओपीडी में पेशेंट्स को भी देखते हैं और दोपहर को विद्यार्थियों को पढ़ाते भी हैं। मीडिया शिक्षा का मॉडल भी कमोवेश ऐसा ही होना चाहिए, जिसमें सुबह विद्यार्थी सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करे, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करे, और दोपहर को जाकर वो उसका प्रायोगिक कर सके। यानी अगर एक संस्थान है उसके साथ बेहतर हो कि कोई एक टेलीविजन चैनल जुड़ा है या कोई एक अखबार जुड़ा है, तो बच्चे दिन में सीख रहे हैं, शाम को वो चैनल भी चला रहे हैं, शाम को वो अखबार भी चला रहे हैं, और वो जो प्रोफेशनल्स हैं जो चैनल में काम कर रहे हैं वो पढ़ा भी रहे हैं, जो टीचर्स हैं वो चैनल में भी काम कर रहे हैं। जब तक ये आपका टू वे ट्रैफिक नहीं होगा, तब तक आपकी संस्थानों में पढ़ाई जाने वाली बातें और प्रोफेशनल फील्ड में कराई जाने वाली बातें, इसमें टोटल डिस्कनेक्ट रहेगा। अभी आपने कहा कि संसाधन नहीं है। आप जिस प्लेटफॉर्म पे बच्चों को सिखाते हैं वो प्लेटफॉर्म मीडिया जगत से आउटडेटेड हो चुका होता है। तो इसलिए जब बच्चा उस मीडिया प्रोफेशनल फील्ड में जाता है तो उसको फिर लगता है कि अरे ये सब तो मैंने देखा ही नहीं है। तो आपको मीडिया शिक्षा का मॉडल बदलना होगा, और वो मॉडल अभी जो हमारे दिमाग में आता है वो मेडिकल कॉलेज का मॉडल, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का मॉडल शायद सबसे अच्छा मॉडल है, जहां थियरी और प्रैक्टिस इन दोनों के बीच में एक संगम है।
वही बच्चे दिन में पढ़ते हैं, वो शाम को हाउस जॉब करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, अस्पतालों में काम करते हैं। तो सिर्फ मरीजों के बारे में वो थ्योरी पढ़ते नहीं है, उन मरीजों को वो देखने का भी काम करते हैं। मुझे लगता है इस तरह के मॉडल को देखना जरूरी होगा। आज भी अगर करियर बनाने की बात होती है तो हम किसी भी चैनल में, किसी भी समाचार पत्र में, किसी भी मैगजीन के कार्यालय में अगर नौकरी मांगने कोई भी छात्र जा रहा है तो आज भी वहाँ पर उसके प्रशिक्षण को वरीयता नहीं दी जा रही है। इंस्टीट्यूशन प्रशिक्षण को वो कहें कि कोई बीजे करके आया है, एमजे करके आया है या पीएचडी करके आया है, आज भी वहाँ पर उन संस्थानों में ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाती है जिसने काम किया हो, जिसमें स्किल हो। तो ये गैप जो है ये कब तक भरता नजर आता है आपको? वो गैप तभी भरेगा जब आपका प्रोफेशनल फील्ड और इंस्टीट्यूशन के बीच में कोई ना कोई कनेक्ट होगा। अभी हमारे पास कोई कनेक्ट नहीं है, इसीलिए संस्थान अपनी तरह से फ्लरिश कर रहे हैं। संस्थानों ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की क्या आवश्यकता है, तो हम उसके हिसाब से कोर्स बनाएं। मैनेजमेंट एजुकेशन का जब कोर्स रिवाइज होता है तो उसमें अलग अलग मैनेजमेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स आके बताते हैं कि अब कोर्स में आप ये शामिल कीजिए क्योंकि आज ये प्रोफेशनल फील्ड की डिमांड है। हमारी मीडिया शिक्षा में दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता। हम जब बोर्ड ऑफ स्टडीज में बैठते हैं तो हम मीडिया के एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाते, उनसे नहीं पूछते कि आज आपकी प्रोफेशनल फील्ड की डिमांड क्या होने वाली। हमको जब तक हमारे बीच में ये टू वे ट्रैफिक नहीं होगा, उनको आना पड़ेगा। प्रोफेशनल फील्ड के लोगों को यहाँ संस्थानों में आकर देखना पड़ेगा। ये कैसे संभव होगा? नहीं होगा, आप ओपन करिए। हमने हमारे विश्वविद्यालय में, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रयोग किया था। हमने बोर्ड ऑफ स्टडीज में कम से कम एक दो एक्सपर्ट प्रोफेशनल फील्ड के रखे थे, उन्हीं से मार्गदर्शन लिया। आप बताइए यहाँ पर क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि भारत में मीडिया शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसमें कुछ चेंजेस किया जा सके? मान लीजिए कि बोर्ड ऑफ स्टडीज है, हमारे नियमों में ये है कि उसमें कोई 2 एक्सपर्ट टीचर के रूप में होने चाहिए, तो क्या वहां पर संशोधन की आवश्यकता नहीं है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह संशोधन करना चाहिए कि जो सदस्य हैं या जो एक्सपर्ट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल भी होने चाहिए? उससे भी और बड़ी बात मैं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि पूरी मीडिया शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए, संचालित करने के लिए हमारे पास एक गवर्निंग बॉडी अलग से होनी चाहिए। तकनीकी शिक्षा को देखने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होता है, जबकि मेडिकल को देखने के लिए काउंसिल मेडिकल काउंसिल होती है। टीचर्स एजुकेशन के लिए तक काउंसिल बनी हुई है, लेकिन मीडिया एजुकेशन के लिए कोई काउंसिल नहीं है। इसलिए दुर्भाग्य से क्या होता है कि एक विश्वविद्यालय एमजे डिग्री देता है, एक विश्वविद्यालय एमए मास कम्युनिकेशन डिग्री देता है, एक विश्वविद्यालय एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। नहीं नजर आता नहीं कहीं भी, कोई भी। अगर एक रूपता नहीं है, उसके साथ पाठ्यक्रम में भी एक रूपता नहीं है, पढ़ाने के तौर तरीकों में भी एक रूपता नहीं है। कोई 1000 से नंबर दे रहे हैं, कोई 800 से नंबर दे रहे हैं, कहीं प्रैक्टिकल का वेटेज 50-50 है, कहीं 70-30 है, कहीं 20-80 है। आप अगर कोई विद्यार्थी जिसने MBBS किया है तो आप आश्वस्त होते हैं कि उसको मिनिमम इतनी तो डॉक्टरी आती है। लेकिन दुर्भाग्य से अगर किसी ने MJ किया है तो आप बिल्कुल विश्वास से नहीं कह सकते कि उसे इतनी पत्रकारिता तो आती होगी, क्योंकि अलग अलग विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम अलग अलग हैं। जरूरत इस बात की है कि मीडिया शिक्षा को संचालित करने के लिए एक मीडिया एजुकेशन काउंसिल या जो भी नाम आप देना चाहें उसका गठन हो, उसके अंदर ये सारी चीजें तय हो कि मीडिया शिक्षा का पैटर्न कैसा हो, टीचर्स का सिलेक्शन कैसे हो, करिकुलम कैसे फ्रेम किया जाए और एक स्थान पर मैक्सिमम कितनी इंस्टीट्यूशंस काम करें। आज मशरूमिंग है सिर्फ इसलिए कि मीडिया में बूम है, ग्लैमर है, बच्चे जाना चाहते हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में मीडिया संस्थान खुल गए। कोई डिग्री दे रहा है, कोई डिप्लोमा दे रहा है, कोई सर्टिफिकेट दे रहा है। उनके पास टीचर्स हैं कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, इस बारे में कोई देख नहीं रहा। अंततः होता क्या है कि विद्यार्थी बहुत सारी फीस देने के बाद अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रोफेशनल फील्ड में उसकी कोई कीमत नहीं। तो बहुत जरूरी है। क्या जो देश के बड़े बड़े चैनल, चाहे आज तक हो, जी हो, स्टार हो, कई चैनल हैं और लगभग सभी चैनलों ने अपने अपने प्रशिक्षण संस्थान खोल रखे हैं। ऐसे समय में जो विश्वविद्यालय प्रशिक्षण दे रहे हैं या जो अन्य संस्थान प्रशिक्षण दे रहे हैं उनमें कैसा गैप नजर आता है? नहीं, देखिए, वो जो प्रशिक्षण संस्थान जो प्रशिक्षण दे रहे हैं
उनकी एक सीमा है, वो सिर्फ डिप्लोमा कोर्स ही दे सकते हैं, उनके पास डिग्री देने की अथॉरिटी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, लेकिन मीडिया के लिए तो जो विद्यार्थी कोर्स करने आ रहा है अधिकतर वो नौकरी चाहता है, हाँ, और वो संस्थान नौकरी प्रोवाइड पर कराते हैं। वो जो संस्थान जो नौकरी देते हैं वो सिर्फ अपने चैनल की आवश्यकता के अनुसार देते हैं। ये भी एक, आप देखिए ना, अगर किसी ने मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले रहा हूं, ए चैनल में अगर किसी ने 9 महीने की ट्रेनिंग की है तो वो ए चैनल उसको अगले 6 महीने के लिए नौकरी दे देता है, लेकिन 6 महीने बाद उसकी स्थिति बहुत विचित्र हो जाती है, क्योंकि वो बी चैनल में काम करने लायक नहीं बचता, और बी चैनल वाला उसको कहता है कि चूंकि आपने ए चैनल के प्लेटफॉर्म पर काम किया है अब आप वहीं जाइए। वो अच्छा, ये भी जो 9 महीने का कोर्स है या साल भर का कोर्स है, ये कोई वो फ्री में नहीं कर रहा है, उसने उसके लिए 2, 4, 5 लाख रुपए दिए हैं, वो विद्यार्थी कहाँ जाएगा? अगर आपकी व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी आए मीडिया एजुकेशन में, तो ये सारी व्यवस्थाएं भी उसके हिसाब से संचालित होंगी। अभी तो आपके पास इस बारे में भी कोई ठोस आधार नहीं है कि 1 साल का बीजे करने के बाद उसकी क्या स्किल विकसित होने वाली है और 2 साल का एमजे करने के बाद क्या होने वाली है। अगर आपकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछती है कि बीजे 1 साल का और एमजे 2 साल में फर्क क्या है, क्वालिटेटिव डिफरेंस क्या है, तो शायद उस वक्त भी हमारे पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। तो इसलिए मीडिया एजुकेशन, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत गंभीर है। मीडिया शिक्षा एक बहुत गंभीर विषय है, और इसे सरकार के स्तर पर, शिक्षा शास्त्रियों के स्तर पर, और विशेषकर मीडिया इंस्टीट्यूशन जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, तीनों को मिलकर एक विचार करना होगा कि हम कैसे एक अलग से प्रोफेशनल स्ट्रीम डेवलप करें। चूंकि मीडिया का नाम आते ही हम सभी चौकन्ने से हो जाते हैं, स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। उसमें कई चीज़ें हैं, हो सकता है कोई नई जानकारी हो सकता है कि कोई ऐसा मुद्दा है जो हमारे लिए रुचिकर हो। मीडिया की ताकत कहें और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में मीडिया शोध जो है वो एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आता है, नज़र आता है, स्थापित होता है। और जबकि मीडिया के कई विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि मीडिया में आज बेहतर शोध जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं कि ये जिम्मेदारी जो है शोध की, वो मीडिया संस्थानों पे ना हो करके भारत के उन शिक्षण संस्थानों पे है जहां पर शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखें तो आपको समझ में आएगा। हमने हमारी क्या कैपेसिटी विकसित की है? आपके पास कौन सा चैनल या कौन सा अखबार आकर आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करता है? आप ईमानदारी से बताइए। मेरे ख्याल से कोई नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्हें मालूम है कि आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपने उस तरह का कोई शोध नहीं किया है। देखिए, हमारे संस्थानों में जो शोध हो रहा है वो, और जो मीडिया संस्थानों, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को जो चाहिए शोध, वो दोनों बहुत अलग तरह के शोध क्या हैं। ऐसे समय में जो संस्थान हैं, समाचार पत्र हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वो और शिक्षण संस्थान को एक ऐसा टाई अप करें कि भाई हमें इस विषय पे शोध की आवश्यकता है, या हमें इन एरिया में शोध की आवश्यकता है, और जो संस्थान, शिक्षण संस्थान शोध करा रहे हैं वो उसी क्षेत्र में शोध कराएं, इससे बहुत सारी बेहतर चीजें निकल के आएंगी। वही जरूरी है। दरअसल आपका एक शोध है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम ये पीएचडी के लिए ये शोध किया जाना चाहिए, लेकिन वो शोध एक बहुत किताबी स्तर का शोध है। आपको बार बार, मुझे क्षमा याचना सहित कह रहा हूँ, बहुत किताबी स्तर का शोध है। आपको फील्ड के साथ क्या कोरिलेशन होना चाहिए। आज एक कोई अखबार है जो अपना पूरा का पूरा लेआउट बदल देता है, और वो चाहता है पता करना कि मेरा ये लेआउट बदला है, इसका रिएक्शन क्या है, इसका एनालिसिस क्या है, इसको कैसे पाठक देखेंगे, मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है। इस पर कहीं कोई बात हो रही है क्या संस्थानों में? आज संपादकीय पृष्ठ पे संपादकीय की जगह कई सारे अखबारों ने बदल दी है। इस पर कहीं कोई बात हो रही है क्या? मेन लीड की जगह पूरे अखबारों में बदल गई है, उस पर कहीं बात हो रही है क्या? तो मेरा कहना, या टेलीविजन की बात करें, प्राइम टाइम न्यूज का पूरा कंसेप्ट चेंज हो गया, उस पर कहीं कोई बात हो रही है क्या? मेरा कहना यह है कि हमें हमारी व्यावसायिक जगत की आवश्यकताओं को देखते हुए उसमें क्या काम करना है, उस पर शोध भी होना चाहिए। दूसरी एक और बात छोटी सी कह देना चाहता हूँ, इसमें फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का बहुत अधिक, अब दोष कहना तो बहुत अच्छा शब्द नहीं है, पर बहुत अधिक समस्या उसकी है। अभी जो उन्होंने एक रेगुलेशन 2009 में
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने लाया है। उसके बाद भी कई संशोधन हुए। हाँ, अभी पर वो जो बेसिक है वो 2009 का उसी- है। जी जी 2009 के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के रेगुलेशन के बाद इंटरडिसिप्लिनरी शोध की संभावनाएं संस्थानों में प्रायः खत्म हो गई खत्म होती है। और उससे और किसी ऑर्गेनाइजेशन को और किसी विषय को नुकसान हुआ हो या न हुआ हो, मीडिया एजुकेशन को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। क्योंकि मीडिया शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो एकाकीपन में नहीं पनपती, उसको किसी न किसी दूसरे विषय के साथ तादाद में बैठाना पड़ता है। और जब तक ये इस तरह के रेगुलेशंस की बात होगी, मीडिया शोध जो है वो बहुत अधिक प्रभावित होगा। पिछले कुछ दिनों से हमारे बीच न्यू मीडिया हावी हो चुका है, एक तरह से कहें तो। क्या न्यू मीडिया को लेकर के भी शिक्षण संस्थान जागरूक हुए हैं कि न्यू मीडिया संबंधी पाठ्यक्रम और शिक्षकों की नियुक्तियां, चूँकि प्रायः देखा जाता है कि किसी विश्वविद्यालय में या किसी संस्थान में एक टीचर की नियुक्ति होती है और वो 30 साल 25 साल के बाद रिटायर होता है। ऐसे समय में कई समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं अपग्रेडेशन की, जहां पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय कोई स्पेस नहीं छोड़ते हैं कि उस शिक्षक को अपडेट किया जा सके, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके। ऐसे समय में न्यू मीडिया संबंधी जो कोर्स हैं, अगर वो आरंभ किए जाते हैं तो प्रशिक्षण शिक्षण की व्यवस्था कैसे संभव होगी? नहीं, न्यू मीडिया पे और न्यू मीडिया ही क्यों, जो और भी नई तकनीक आ रही है उस पर सब पर अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। और ये अपग्रेडेशन की समस्या सिर्फ मीडिया शिक्षा में ऐसा नहीं है। अगर कोई टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मीडिया शिक्षा में ज़्यादा है, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, नए इक्विपमेंट आ जाते हैं तो आपको दिखाना है ना वो। तो मीडिया के शिक्षकों को भी अपग्रेडिंग, मीडिया के शिक्षकों को भी अपडेटिंग ये बहुत आवश्यक है। और वो जो आवश्यकता है वो सिर्फ आपको रिफ्रेशर कोर्स और ओरिएंटेशन कोर्स करके पूरी नहीं होगी। मुझे लगता है उसके लिए आपको एक अलग से प्रयास करना होगा कि देखिए अब ये नया प्रोग्राम आ गया, ये नया फॉर्मेट आ गया। कितने लोग हैं जो ग्राफिक्स को अच्छी तरह समझ के ग्राफिक्स को पढ़ा सकते हैं? कितने लोग हैं जो एनिमेशन को अच्छी तरह समझ के एनिमेशन को पढ़ा सकते हैं? आज एनिमेशन का अपना एक पूरा संसार है। सिर्फ एक पर्चा पढ़ाने से एनिमेशन की दुनिया पूरी नहीं होती। आपको एनिमेशन पढ़ाना है तो इसकी अपनी पूरी की पूरी डायमेंशन अलग है। कितने टीचर्स हैं जो उसको पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं? तो मेरा कहना यह है कि अच्छा, ये सिर्फ दायित्व सरकार या विश्वविद्यालयों का नहीं है, टीचर्स का भी है ना, कि भाई आज क्या नई चीज आ गई है, आज क्या नया फॉर्मेट आ गया है। मोबाइल फोन है, आपको मालूम है कि सारी की सारी टेक्नोलॉजी इस मोबाइल फोन में सिमट कर रह गई। आप इससे दुनिया भर का काम कर सकते हैं। मुझे बताइए कि हम में से कितने लोग हैं जो इस मोबाइल के सारे एप्लीकेशंस, सारे छोड़ दीजिए 50% एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल करते हैं? नहीं कर पाते हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि शिक्षण संस्थानों में अपनी अलग तरह की समस्याएं हैं और उन समस्याओं के संदर्भ में कहीं ना कहीं भारत सरकार को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि वो अन्य कोर्सेज, अन्य पाठ्यक्रमों की अपेक्षा मीडिया शिक्षण को थोड़ा सा अलग से तरजीह दें, कह सकते हैं, या अलग से उस पर सोचें कि जिस तरह से मीडिया बदल रहा है उसमें अन्य डिसिप्लिन की तरह मीडिया शिक्षण को और उसमें जो कह सकते पाठ्यक्रम है या जो शिक्षक हैं उनको नहीं ट्रीट किया जा सकता है उस तरह से। क्योंकि अगर मीडिया शिक्षण में हम अपडेट नहीं करेंगे, पाठ्यक्रम को अपडेट नहीं करेंगे, शिक्षक को अगर हम अपडेट करने के लिए उसे प्रोत्साहन नहीं करेंगे तो कैसे संभव होगा कि एक बेहतर छात्र को तैयार किया जा सके? बिल्कुल, और ये बात लागू, और जो बाजार में जाके, यहाँ पर बाजार से संदर्भ है कि जो प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल स्किल के साथ जाकर के बात कर सके। या कह सकते हैं कि पिछले लंबे समय से जब से सरकार आई है उसमें स्किल की बात बहुत की जा रही है, स्किल इंडिया के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो क्या सरकार ने इस नज़रिए को या इस तरफ नहीं थोड़ा सा ध्यान दिया कि जो पहले से हमारे यहाँ प्रशिक्षण चल रहे हैं उनको और बेहतर किया जा सके? नहीं, इसमें तो देखिए, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ सरकार, सिर्फ यूजीसी इससे काम नहीं चलेगा। टीचर को भी खुद सोचना पड़ेगा, टीचर को भी खुद इक्विप होना पड़ेगा। इसलिए होना पड़ेगा कि सरकार फेस नहीं करती, सरकार विद्यार्थियों के सामने नहीं जाती, विद्यार्थियों के सामने शिक्षक जाते हैं।
आप कल क्लास ले रहे हैं और कल बच्चे ने पूछ लिया कि सर ये नई टेक्निक आई है, इसके बारे में आप बताइए। आप अगर आप नहीं बता पाते हैं तो आप उस क्षण तो उस परीक्षा में फेल हो ही गए। मेरा कहना क्या है कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की, या जितनी जिम्मेदारी यूजीसी की है शिक्षकों के बारे में सोचने की, उससे कहीं अधिक जिम्मेदारी शिक्षकों की खुद की भी है कि वो अपने आप को उस तरह से इक्विप करें, अपने आप को उस तरह से ओरिएंट करें। तकनीक रोज बदलेगी, अभी बदली ऐसी नहीं है। आज आप एक कैमरे से शूट कर रहे हैं, ये 2 महीने बाद यही कैमरा ऑब्सोलीट हो जाएगा, दूसरा कैमरा आ जाएगा, नई टेक्निक आ जाएगी। उस कैमरे की टेक्निक को जानने के लिए हमारे पास उस तरह का मैन पावर होना चाहिए। भविष्य में मीडिया प्रशिक्षण को खास तौर से विश्वविद्यालय संस्थाओं में किस रूप में आप देखते हैं? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इसके लिए एक स्वतंत्र संस्था बने जो मीडिया शिक्षा को उसका नियमन करे, इसको रेगुलेट करे, मीडिया एजुकेशन काउंसिल की तरह, पहली चीज़। और मीडिया शिक्षा का जो पैटर्न है, उसका जो ढांचा है, तरीका है, उसमें एक आधारभूत बदलाव की ज़रूरत है। तब जाकर मीडिया शिक्षा को एक गंभीर प्रोफेशनल स्ट्रीम की तरह देखा जा सकेगा। और तब जिस तरह के मीडिया प्रोफेशनल्स आएंगे, उनका और जो प्रोफेशनल फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, उनका एक बहुत अच्छा तादाद में स्थापित होगा। आज की नहीं, आज से और आने वाले 15-20 वर्ष तक मीडिया शिक्षा लगातार अभी समाज की मांग है। तो उस दृष्टि से इसे गंभीरता से देखना बहुत आवश्यक है। चूंकि आप कुछ नया करने के लिए जाने जाते हैं और अभी कुछ ही दिन हुए हैं, आपने एक बड़ी जिम्मेदारी को संभाला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में। अब क्या कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं? अभी बहुत संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि अभी भी कार्यभार लिया है, पर संक्षेप में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि संस्कृति के बारे में चर्चा हमारे देश में हाशिए पर है और संस्कृति को लेकर बहुत अधिक भ्रम है, और जो भ्रम है उसके कारण आज जो समाज की दुर्दशा हो रही वो हो रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हमारा प्रयास ये रहेगा कि संस्कृति देश की चर्चा में केंद्र में आए। हम संस्कृति के बरक्स सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करें। आज जो हमारे देश की चर्चा के केंद्र में राजनीति है, जिसके कारण पूरे देश की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, और इसीलिए हमारे यहाँ हम लोग एक खेमों में बट रहे हैं, कैंप्स में डिवाइड हो रहे हैं। हमारे सारे विचारों में बहुत अधिक तीखापन, एंगुलैरिटी आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे केंद्र में संस्कृति नहीं। भारतीय संस्कृति एक बहुत अलग तरह की, विश्व में अपनी तरह की अनूठी संस्कृति है जो बहुत विशेषताएं लिए हुए है। अगर वो संस्कृति हमारी चर्चा के केंद्र में रहेगी तो निश्चित तौर पर देश की सूरत बदलेगी, बहुत उज्जवल और सकारात्मक भविष्य की ओर हम बढ़ेंगे। उसी दिशा में प्रयास करना है। तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, जिनसे हमारी चर्चा हो रही थी मीडिया संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे बीच में आए। थैंक यू।